हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका वर्णन जो है भाग 6 में किया गया है। आर्टिकल 214 से लेके 232 तक इसका वर्णन किया गया है, आपको नोट कर लेना है। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया जब सुप्रीम कोर्ट पढ़े थे वहाँ पे हमने बताया था कि भारत में जो है एकीकृत जो है न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, और हमने बताया था कि त्रिभुजाकार ऐसे बनाया था, और उसमें हमने बताया था कि जो सर्वोच्च होगी वहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके बाद से हाई कोर्ट, उसके बाद से जो है सेशन डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है वो आपके आते हैं। इस प्रकार से इसकी संरचना की गई। त्रिभुजाकार जो सबसे ऊपर आता है उसको हाई सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट आता है। तो एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है आपके भारत के संविधान में। और राज्य के न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय जो होता है इसकी स्थिति शीर्ष होती है। यानी राज्यों में पूछा जाए कि राज्यों में कौन शीर्ष पे होता है, तो राज्यों में जब पूछे तो आपको हाई कोर्ट जो है शीर्ष पे होता है, और पूरे भारत में यानी संविधान में सर्वोच्च जो होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। ये आपको नोट करना है। और भारत में उच्च न्यायालय की जो गठन है सर्वप्रथम 1862 में की गई थी। ध्यान सुनिएगा, 1862 में जो है तीन जो है आपके हाई कोर्ट की स्थापना की गई, कोलकाता, बम्बई और मद्रास में। ये तीनों आपको नोट करना है। सर्वप्रथम 1862 में की गई थी कोलकाता, बम्बई और मद्रास में, और 1866 में चौथा हाई कोर्ट बन के आता है इलाहाबाद में, जो आपको नोट करना है कि इसका जो है इलाहाबाद में यूपी का। अभी फिलहाल में आप जानते हो कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है यूपी का है, और ये जो है 1866 बना था, और ये जो हाई कोर्ट यूपी का हाई कोर्ट है। और इसमें सर्वाधिक जो है आपके वकील यानी क्या है कि न्यायाधीश है, 160 के लगभग में इनके न्यायाधीश है। तो सबसे बड़ा हाई कोर्ट देखा जाए तो 1866 में इलाहाबाद में बना था, ये आपको नोट करना है। और सर्वप्रथम 1866 में तीन आपके हाई कोर्ट बने थे, ये आपको नोट करना है। कई बार क्वेश्चन बने हैं इन चारों से। तो कोलकाता, बम्बई और मद्रास में 1862 में तीन हाई कोर्ट बने थे। उसके बाद चौथा जो हाई कोर्ट बना था इलाहाबाद में। ये सारी बातें आपको नोट करना है। और आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल 131 कहता है, आर्टिकल 214 में तो हमने देख लिया कि राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। वर्तमान में कितने हैं? 25 हाई कोर्ट है, और नौवां जो है 2019 में बना, ये भी आपको नोट करना है। अमरावती जो है 1 जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश के लिए जो है 25वां, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अमरावती जो है मुख्यालय है इसका, और ये आंध्र प्रदेश के लिए है। नवीनतम जो है ये आपका हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश में। आर्टिकल 231 ये कहता है, ध्यान सुनिएगा। आर्टिकल 214 में तो हमने देखी है कि राज्य में कि एक हाई कोर्ट होगा, इसकी स्थापना करने की जो अधिकार है वो संसद के पास है। लेकिन आर्टिकल 231 ये कहता है, ध्यान सुनिएगा, कि एक ही हाई कोर्ट के द्वारा जो है एक या एक से अधिक राज्यों या फिर कई यूटी के लिए कार्य कर सकते हैं। ये आर्टिकल 231 में लिखा है। तो यहीं से निकल के आते हैं कि जो भी कई हाई कोर्ट ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्यों के लिए या फिर यूटी के लिए कार्य करते हैं, वो इस आर्टिकल से निकल के आता है। और ये कौन कर सकता है? तो ऐसा संसद को अधिकार है कि वो एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना कर सकता है। अभी हम इसके आगे बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या दिया गया है, कौन ऐसे हाई कोर्ट है जो एक से अधिक राज्यों के लिए कार्य करते हैं या फिर यूटी के लिए कार्य करते हैं। तो ये आर्टिकल 231 में कहा गया है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए हो। तो आर्टिकल 214 ये कहता है कि राज्यों में एक हाई कोर्ट की स्थापना होगी। एक हाई कोर्ट की स्थापना जो है ये कंपलसरी इसमें किया गया आर्टिकल 214 में। लेकिन हाई कोर्ट जो है ये संसद ऐसा कहता है आर्टिकल 231 में कि वो जो है एक ही हाई कोर्ट को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी कार्य कर सकते हैं, ऐसा कहा गया आर्टिकल 231 में। और ऐसा कौन कर सकता है? तो ये जो है संसद को ऐसा अधिकार है, ऐसा कि ऐसे उच्च न्यायालयों की स्थापना कर सकता है कि वो जो है एक या एक से अधिक राज्यों या फिर कहे एक से अधिक यूटी के लिए वो कार्य कर सके। ये इंपॉर्टेंट दोनों आर्टिकल है, आपको नोट कर लेना है। तो आर्टिकल हमने 214 देखा और 231 देखा। अब देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से हाई कोर्ट है जिनका मुख्यालय है जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और कौन ऐसे हाई कोर्ट है जिनका जो है एक से अधिक जो है वो स्टेट के लिए कार्य करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला आता है एक एमपी जो है इसका जो हाई कोर्ट का जो मुख्यालय है वो आपको नोट करना है। जिस राज्य में आप उसका तो आप याद ही रखना है आपको। तो एमपी का जो है वो हाई कोर्ट जबलपुर हाई कोर्ट में है। राजस्थान का जो है जोधपुर हाई कोर्ट कहलाता है, और केरल का जो है एर्नाकुलम हाई कोर्ट है, ये आपको नोट करना है। इनका जो हाई कोर्ट है वहाँ पे है इन राज्य का। और उत्तराखंड का नैनीताल हाई कोर्ट है, और उड़ीसा का कटक हाई कोर्ट है। ये सारी बातें आपको नोट करना है। ये तो सिंपल सा है। नवीनतम जो बना है अभी हमने बताया कि अमरावती में आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है 2019 में 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना की गई है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन ऐसे जो हाई कोर्ट है जो एक से अधिक राज्यों के लिए कार्य करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक तो आता है नॉर्थ ईस्ट में उसका हाई कोर्ट, वहाँ पे भी हम देखते हैं। फिलहाल में हम आपको बता दें कि जो कोलकाता है, सबसे पहले आपको नोट करना है कि जो बम्बई है, मुंबई, यहाँ पर नोट करिएगा, मुंबई जो हाई कोर्ट है वो कई राज्यों के लिए कार्य करता है। जैसे कि वो महाराष्ट्र, इसका तो मुख्यालय महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो है इसको गोवा, दमन एवं दादर नगर हवेली और दीव के लिए कार्य करता है। यानी आप तो जानते हो कि गोवा है उसके लिए भी कार्य करता है, दादर एवं नागर हवेली एवं दमन दीव एक ही स्टेट हो गया है,
यानी एक ही यूटी हो गया है, तो उसके लिए भी कार्य करता है। तो 3 हो गए, एक तो खुद महाराष्ट्र के लिए और एक गोवा के लिए और एक जो है आपके दमन दीव और दादर नागर हवेली जो है इनके लिए अपने ये हाई कोर्ट बनाए गए और इसकी मुख्यालय जो है आपको नोट करना है मुंबई में है। तो एक ये हाई कोर्ट होगा जो एक से अधिक राज्यों के लिए कार्य करता है। एक आता है कोलकाता हाई कोर्ट। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कोलकाता हाई कोर्ट। दूसरा हमने पहले तो हमने बताया मुंबई, दूसरा आपको निकालना है कि कोलकाता हाई कोर्ट। कोलकाता हाई कोर्ट भी क्या करता है, एक से अधिक राज्यों के लिए कार्य करता है या फिर कई यूटी के लिए। तो पश्चिम बंगाल के लिए तो काम करता ही है कोलकाता हाई कोर्ट। दूसरा जो है पश्चिम बंगाल के लिए हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप के लिए भी काम करता है। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि जो अंडमान निकोबार द्वीप है किसके अधीन आता है, किस हाई कोर्ट के अधीन आता है, तो कोलकाता हाई कोर्ट के अधीन आता है। ये भी आपको नोट करना है। जो अंडमान निकोबार द्वीप है वो कोलकाता हाई कोर्ट के अधीन आता है, ये भी आपको नोट करना है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। और इसका जो खंडपीठ है कोलकाता हाई कोर्ट का, वो आपको नोट करना है पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, तो ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप में। तो ये आपको नोट करना कि इसका खंडपीठ भी कभी कभी पूछ देता है, जैसे कि इलाहाबाद वाला जो है, इलाहाबाद 1866 का, इसका जो खंडपीठ है लखनऊ में, ये बातें आपको नोट कर लेनी है। अब हमने देखा मुंबई हो गया, दूसरा हमने देखा आपका कोलकाता हो गया जो कि एक से अधिक राज्यों के लिए कार्य करते हैं। तीसरा हम देख लेते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ये नोट करना है। तीसरा आपका गुवाहाटी आपको नोट करना है। गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी की जो है ये भी कार्य करता है। तो गुवाहाटी जो है ये असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए कार्य करता है। ध्यान से सुनिएगा, गुवाहाटी जो है असम में है, गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है असम में है, तो असम के लिए तो कार्य करेगा ही। एक जो है नागालैंड के लिए काम करता है और एक काम करता है मिजोरम और एक काम करता है आपके अरुणाचल प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स, अब इसका ट्रिक हम देखेंगे कैसे आपको याद करना है। हमने बताया था कि मेघा के 3 मणि, मेघा के 3 मणि, यानी ये तीनों राज्य जो नहीं है, यानी मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़ दीजिए। मेघा के 3 मणि यानी मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर को अगर छोड़ दें तो बचा कौन, तो नागालैंड, और नागालैंड के बाद बचेगा आपका मिजोरम और आपके अरुणाचल प्रदेश। यानी ये जो इनका अलग अलग एक आपका हाई कोर्ट है। मेघा के 3 मणि के अलग अलग हाई कोर्ट है, बाकी नागालैंड, आपका मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश के लिए एक ही हाई कोर्ट है जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट है, और वो 4 राज्यों के लिए काम करता है। तो वो आपको नोट करना है कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो असम के लिए, क्योंकि असम में ही है तो असम के लिए तो कार्य करेगा ही। नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इनके लिए भी काम करता है। तो ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए हो कि हमने कितने अभी तक हमने बताया कि जो एक से अधिक काम करता है। हमने पहला बताया मुंबई, फिर कोलकाता हमने बताया, फिर आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट बता दिया। अब एक अपना नोट कर लीजिए, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको नोट करना है, दिया कि गुवाहाटी हो गया। तो गुवाहाटी किसके किसके लिए काम करता है, असम, नागालैंड, मिजोरम। यहाँ पे देख लीजिए, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्यों के लिए जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है। और ये देखिए मेघा के 3 मणि जो हैं, मेघा के 3 मणि हमने बताया कि मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर इनका जो है अलग अलग, मतलब इनका सिंगल जो हाई कोर्ट है। जैसे कि अगर मणिपुर का अगर बात करें, और इन तीनों के जो हाई कोर्ट बने थे 2013 में बने थे, ये भी आपको नोट करना है। मेघालय के जो हाई कोर्ट है उसको मेघालय हाई कोर्ट बोलते हैं, मणिपुर का मणिपुर हाई कोर्ट बोलते हैं, और त्रिपुरा को त्रिपुरा हाई कोर्ट बोलते हैं। और इनका जो मुख्यालय है, अगर मेघालय की बात करें तो शिलांग में है, और त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला में है, और मणिपुर का इम्फाल में इसका मुख्यालय इसके हाई कोर्ट का। और ये तीनों ही जो है अलग अलग हैं और इनके लिए अलग अलग हाई कोर्ट है अपना अपना स्टेट का। और ये जो है 2013 में बने थे तीनों, ये बातें आपको नोट कर लेनी है। और गुवाहाटी जो 4 स्टेट के लिए काम करती है, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये नॉर्थ ईस्ट का जो हो गया हाई कोर्ट का है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं। और हमने आपको बताया कि मुंबई किसके लिए काम करता है, तो गोवा, दमन दीव और महाराष्ट्र के लिए भी करता है। यानी गोवा के लिए भी काम करता है, महाराष्ट्र के लिए भी, दादर नागर हवेली और दमन दीव इसके यूटी के लिए भी काम करता है। कोलकाता हमने बताया कि पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप के लिए भी काम करता है, और जिसका एक जो खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर है वो भी आपको नोट करना है। हमने आपको बताया कि गुवाहाटी, तो गुवाहाटी हमने बताया कि असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये भी आपको नोट करना है। और एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करना है कि जो तमिलनाडु जो है, ध्यान से सुनिएगा, जो तमिलनाडु वाला है वो किसके लिए काम करता है, तो ये एक यूटी बनती है जो कि जो चेन्नई में जो है, आप ध्यान सुनिएगा, जो चेन्नई वाला हाई कोर्ट है, चेन्नई वाला जो कि तमिलनाडु में है, तो चेन्नई हाई कोर्ट जो है पुडुचेरी के लिए भी काम करता है। जो कि आपको नोट करना कि जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी एक आपका यूटी है, तो उसके लिए काम करता है आपके चेन्नई। यानी चेन्नई हाई कोर्ट के अधीन जो है तमिलनाडु राज्य और पुदुचेरी जो यूटी है इसके अंतर्गत आता है। और केरल जो हाई कोर्ट है, ध्यान से सुनिएगा, केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत जो है आपका केरल राज्य तो आता ही है, उसके साथ ही लक्षद्वीप आता है। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बताया अभी तक। ये मान लीजिए कि एक इंडिया का मैप हो गया, हमने ध्यान से सुनिएगा, ये आपका इंडिया का मैप हो गया, और ये आपका देखिए, अब यहाँ पर सुनिएगा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ क्या है,
तो आप कहेंगे यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप है। तो अंडमान निकोबार द्वीप जो अंतर्गत आता है कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत ये दोनों राज्य आते हैं, एक तो पश्चिम बंगाल, एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप। यहाँ पे हमने बताया आपका तमिलनाडु है नीचे सबसे। तो तमिलनाडु के यहाँ पास में आपका एक आपका यूटी आता है जिसे हम बोलते हैं पुदुचेरी। तो चेन्नई जो हाई कोर्ट है तमिलनाडु में जिसमें होता है, तो तमिलनाडु के लिए जो चेन्नई हाई कोर्ट है वो तमिलनाडु और पुदुचेरी के अंतर्गत आते हैं। यानी पुदुचेरी और तमिलनाडु जो स्वयं जो चेन्नई हाई कोर्ट है इसके अंतर्गत आते हैं। केरल यहाँ पे, और केरल से सटा यहाँ पे जो क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पे है आपका लक्षद्वीप। तो केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आपका केरल तो आएगा ही, उसके साथ ही साथ ये लक्षद्वीप भी इसके अंतर्गत आता है। तो देखिए इसके साथ साथ यूटी के भी हमने काउंट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे बताया था कि असम जो है, असम जो हाई कोर्ट है असम, वो किसके किसके यानी जो असम में आता है, यानी गुवाहाटी हाई कोर्ट है। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट किसके किस किस राज्य के लिए, तो असम के लिए तो करेगा क्योंकि असम गुवाहाटी में ही, मतलब असम सॉरी गुवाहाटी जो असम में ही है। तो गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है वो असम के लिए तो कार्य करेगा ही, साथ ही साथ जो है हमने बताया कि आपके नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया और आपके अरुणाचल प्रदेश के लिए भी कार्य करेगा। यानी 4 राज्यों इसके अधीन आते हैं आपके गुवाहाटी हाई कोर्ट के, ये हो गया। फिर हमने बताया महाराष्ट्र वाला जो होगा, यहाँ पे महाराष्ट्र वाला जो है वो गोवा और जो आपके गोवा और आपके जो हमने बताया कि दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव जो है ये यूटी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो गोवा राज्य हो गया और दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव जो है ये आपके यूटी है, इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये इसका मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपको नोट करना है। तो महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव जीव है वो मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। और ये जो है एक से अधिक जो हाई कोर्ट है इससे रिलेटेड है, यानी एक ही हाई कोर्ट जो है एक से अधिक राज्य या फिर कई यूटी के लिए कार्य करते हैं। ये इंपॉर्टेंट जितने भी हमने बताया कि गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये फिर हमने कोलकाता हाई कोर्ट, फिर हमने आपको चेन्नई हाई कोर्ट, फिर हमने केरल हाई कोर्ट, फिर हमने आपको बम्बई हाई कोर्ट, सारी बातें हमने बता दी। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे जो पंजाब वाला है, पंजाब जो है, पंजाब और हरियाणा जो है वो किसके लिए काम करता है, तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए कार्य करता है। यानी जो है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट इसका नाम है और इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ भी आते हैं। ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है। बाकी हम आगे देख लेते हैं आर्टिकल से संबंधित जो भी बातें हैं। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 241 ये कहता है कि भाग 8 में ये लिखा है, भाग 8 में ये लिखा है कि 241 आर्टिकल है और ये कहता है कि यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट हो सकते हैं। यह आपको आर्टिकल जो है 241 में लिखा है और ये भाग 8 में दिया गया है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही है कि क्या यूटी के लिए भी हाई कोर्ट की जो बातें की गई है वो किस में कहा गया है, तो वो कहा गया है आर्टिकल जो है केंद्र शासित प्रदेश के लिए आर्टिकल 241। अभी हमने बताया आर्टिकल 214 वो कहा गया है कि हाई कोर्ट जो है मतलब राज्य के लिए जो एक हाई कोर्ट होगा, ये आर्टिकल 214 में लिखा है। और हमने 231 बताया है अभी आर्टिकल कि एक ही हाई कोर्ट जो है एक से अधिक राज्यों के लिए कार्य कर सकते हैं, ये हमने बताया 231 में। और 241 ये कहता है कि यूटी में भी जो है हाई कोर्ट हो सकता है, ये आर्टिकल 241 में लिखा है और ये भाग 8 में लिखा गया है। और यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली जो है, दिल्ली एक ऐसा यूटी है जिसका हाई कोर्ट है दिल्ली हाई कोर्ट, और जम्मू और लद्दाख के लिए संयुक्त रूप से एक आपके हाई कोर्ट का जो प्रस्ताव रखा गया ये भी आपको नोट कर लेना है। और इनकी नियुक्ति जो होती है हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो आर्टिकल 217 में लिखा है और उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी आपको नोट करना है। अपॉइंटमेंट की जाती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। शपथ की बात करें तो इनका जो शपथ है राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। जो भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश है इनको शपथ जो है हाई कोर्ट जो है वो आपके राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। जिस प्रकार से जो हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। सेवानिवृत्ति की उम्र जो होती है 62 वर्ष होती है और हमने वहाँ पे बताया था 65 वर्ष आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की, ये भी आपको नोट कर लेना है। और हाई कोर्ट की जो न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वो आपको 62 वर्ष, ये दोनों में डिफरेंट है, आपको नोट करना है। त्याग पत्र की बात करें तो त्याग पत्र जो है ये राष्ट्रपति के नाम पर देते हैं। जो भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ये आपको नोट करना है, ये अपना त्याग पत्र जो है कभी भी दे सकते हैं अपने मर्जी से, ये जो है आपके राष्ट्रपति के नाम पर देते हैं, ये भी आपको नोट करना है। अगर हटाने की बात करें तो जिस प्रकार से जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार जो है इनको भी हटाया जा सकता है।
और इसके लिए जो है 2/3 जो है उपस्थित और मतदान करने वाले जो भी संसद में जो भी आपके सदस्य होते हैं, दो भी सदनों के, उनके जो है पारित होने पर राष्ट्रपति जो है उस सत्र में उसको सहमति दे देगा, तो वहाँ से उनको हटा दिया जाएगा। इसके बारे में हम सुप्रीम कोर्ट में डिटेल में पढ़ चुके हैं, वो आपको वीडियो देखना है। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, और ये जो है संसद ऐसा कर सकता है जिस प्रकार से आपका संसद में साधारण और प्लस जो है उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से हटाया जाता है। उसका डिटेल हम सुप्रीम कोर्ट में पढ़ चुके हैं, तो आपको नोट करना है। और ऐसा कौन कर सकता है, तो संसद ही आपको हटा सकती है। अगला है आपका पॉइंट कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्ते। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डिफरेंट क्या है। यहाँ वेतन और भत्तों में ध्यान सुनिएगा फ्रेंड, वेतन और भत्ते अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते और सुप्रीम कोर्ट के वेतन और भत्ते जो होते हैं वो अलग अलग मतलब संचित निधि से दी जाती हैं। अगर कहें कि सुप्रीम कोर्ट के वेतन भत्ते, तो हमने पढ़ा था कि केंद्र के संचित निधि से दी जाती है। वेतन भत्ते केवल बता रहे, ध्यान सुनिएगा, वेतन भत्ते। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के जो वेतन भत्ते हैं वो राज्यों के संचित निधि से दी जाती है, और केंद्र वाले जो है वेतन भत्ते किसके निधि से दी जाती है, तो वो केंद्र के संचित निधि से दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेंशन होती है हाई कोर्ट की न्यायाधीशों की, वो केंद्र के संचित निधि से दी जाती है। ये डिफरेंट है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको नोट करना है कि जो पेंशन होती है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की वो किसके द्वारा दी जाती है, तो केंद्र के संचित निधि से दी जाती है। ये भी आपको नोट करना है। और मुख्य न्यायाधीश को जो भी होते हैं आपके हाई कोर्ट के, उनको 2.5 लाख मिलता है वेतन, और आपके जो अन्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के उनको 2,25,000 मिलते हैं। ये भी आपको नोट करना है। और मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं हाई कोर्ट के, उनको 2.5 लाख रुपये इनका वेतन दिया जाता है। ये सारी बातें आपको नोट करनी है। हमने सुप्रीम कोर्ट में 2,80,000 बताई थी, वो भी आपको याद रखना है। और अब देख लेते हैं आर्टिकल 215। जिस प्रकार से हमने बताया था कि जिस प्रकार से हमने आर्टिकल 129 बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, उसी प्रकार से जो है आर्टिकल 215 में लिखा है कि हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय होगा। ये भी आपको नोट लेना। जैसे कि इनका जो भी निर्णय होगा उसको जो है अभिलेख के रूप में समझा जाएगा, यानी जो भी हाई कोर्ट का निर्णय है उसको अभिलेख रूप में या फिर उसको मानना होगा जो भी अधीनस्थ न्यायालय है। ये भी आपको नोट करना है। यानी हाई कोर्ट से निचले जो भी न्यायालय हैं वो जो भी आपका हाई कोर्ट का निर्णय होगा उसको मानने के लिए वो बाध्य होंगे। और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो भी आपके निर्णय होगा उसको संरक्षित रखा जाएगा, और उसके जो है वो एक तरह से जो भी आपके न्यायालय होंगे, जितने भी भारत के समस्त न्यायालय हैं, उसको जो है उस निर्णय को उसको मानने के लिए बाध्य होंगे, और ये जो है अभिलेख न्यायालय के रूप में समझा जाता है। आर्टिकल 226 कहता है कि मौलिक अधिकार का, हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है और उसके तहत 5 रिट जारी करता है। उसी प्रकार से जो है आर्टिकल 226 जो है इसमें लिखा है कि मौलिक अधिकार और विधिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर आप हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है, यानी इसके उल्लंघन होने पर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और इस आधार पर जो है हाई कोर्ट जो होता है 6 रिट जारी करता है। वहाँ पे हमने देखा था कि 5 रिट जारी करता है आपके सुप्रीम कोर्ट। केवल मौलिक अधिकारों के हनन पे आपके मतलब सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 32 से तहत कहा गया है। लेकिन अगर आपका मौलिक अधिकार भी और विधिक अधिकार दोनों का ही हनन होता है तो आप जो है हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, और इसमें जो है 6 आपके रिट जारी किए जा सकते हैं। पहले तो हमने बताया था कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार है मौलिक अधिकारों के हनन होने पे आर्टिकल 32 के तहत वो 5 प्रकार के रिट जारी तो करता ही है। लेकिन एक एक्स्ट्रा जो है हाई कोर्ट जारी करता है, इंजंक्शन यानी अंतरिम राहत के लिए एक रिट जारी करता है। तो ये सारी बातें जो है आपको नोट कर लेना। आर्टिकल 226 में मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार के उल्लंघन होने पर क्या होता है कि हाई कोर्ट एक 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, और रिट जारी करने का जो आपका अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के अपेक्षा जो है हाई कोर्ट का जो अधिकार है वो थोड़ा विस्तृत है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब देख लेते हैं आर्टिकल 235 में, इसमें कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर डिस्ट्रिक्ट सेशन, यानी जो भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट, उन पर नियंत्रण करने का अधिकार है वो हाई कोर्ट को है आर्टिकल 235 के तहत। ये भी आपको नोट करना है। यानी हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 235 के तहत जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, सेशन न्यायालय, आपका डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, उन पर नियंत्रण करता है। ये भी आपको नोट करना है। आर्टिकल 235 में ऐसा लिखा गया है। नोट करके लिखिएगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए हाई कोर्ट की नवीनतम बिल्डिंग जो है वो रायका जम्मू कश्मीर में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा अभी शिलान्यास किया गया है हाल ही में। और ये जो है कहाँ बन रहा है, तो जम्मू कश्मीर के रायका में। ये भी आपको नोट करना है। और ये संयुक्त रूप से कार्य करेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। ये भी आपको नोट करना है। और अभी हमने बताया कि आर्टिकल
41 में ऐसा लिखा गया है कि यूटी के लिए भी जो है आपके मतलब यूटी के लिए भी हाई कोर्ट हो सकते हैं। अभी दिल्ली में तो फिलहाल में है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए जो भी है आपके संयुक्त रूप से एक हाई कोर्ट की जो है शिलान्यास रखा गया है DY चंद्रचूड़ के लिए, जो आपको आर्टिकल 241 में देखते होंगे। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि SC जो है आपके सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फास्टर सुपेश और सुस्वागतम ऐप का जो है लॉन्चिंग किया है। ये सारी बातें आपके करंट से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर सुपेश और सुस्वागतम ऐप जो लॉन्च किया गया है इसके द्वारा, और संवैधानिक बेंच होता है न्यूनतम, जो भी संवैधानिक बेंच होती है उसमें न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या 5 होती है। ये भी आपको नोट करना है। ये क्वेश्चन पूछा था UPSI में कि संवैधानिक बेंच की न्यूनतम न्यायाधीश की संख्या कितनी हो सकती है, तो 5 हो सकती है। अब तक की सबसे बड़ी जो है केशवानंद भारती केस है 24 अप्रैल 1973 जो है, इसमें 13 जज थे और 6 और 7 से जो है इसमें निर्णय आया था, यानी बहुमत से इसमें निर्णय दिया था। जितने भी आपके जो भी बेंच जाती हैं न्यायाधीश से संबंधित, यानी केशवा भारती केस में जो है 7-6 से निर्णय दिया गया, जिसमें 13 जो है जज थे। ये भी आपको नोट करना है। और कब की केस है केशवानंद भारती, यानी अब तक की सबसे बड़ी केस है 24 अप्रैल 1973 में ये केस आया था। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स ये था आपका हाई कोर्ट, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, और हमने ये भी बताया था कि किस प्रकार से इसका गठन हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, और यहाँ पे था आपका हाई कोर्ट में। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जो है 4 फरवरी जो है 2023 को स्थापना दिवस मनाया है, और उसमें मुख्य जो अतिथि हैं वो सिंगापुर के जो CJI हैं जे सुंदरेश मेनन। ये भी आपको नोट करना है। तो जे सुंदरेश मेनन जो है ये इसके अतिथि थे, जो कि सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है। तो ये था आपका आज का सेशन, जो कि हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने आपको अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आज का जो सेशन आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये समझ में आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे आगे जो हम आयु पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।